छात्राओं के साथ छिड़खानी के आरोपी फिरोज को संरक्षण देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला के बाहर छात्राओं के साथ छिड़खानी मामले में पुलिस सेक्शन में है। रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने आदेश दिया है कि राजधानी रांची में स्कूल की छात्राओं के साथ स्कूल जाते वक्त छिड़खानी करने वाले अपराधी फिरोज अली को संरक्षण देने वाले व्यक्ति और परिवार के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शनिवार को मामले में मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने छिड़खानी के आरोपी की पहचान कर ली थी। रांची पुलिस ने छात्राओं के साथ छिड़खानी करने वाले आरोपी की पहचान हिंदपीढ़ी के नाला रोड के गली नंबर 8 में रहने वाले फिरोज अली के तौर पर की। साथ ही पुलिस ने कहा कि जो भी फिरोज अली के बारे में सूचना देगा उसे 10,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसे लेकर रांची सिटी एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि समाज के हित में संबंधित अपराधी के बारे में सूचना देकर प्रशासन को सूचित करें। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चांडिल थाना के प्रभारी को किया सस्पेंड। सरायकेला के चांडिल थाना के प्रभारी वरुण यादव को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई CID की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। डीजीपी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई पुलिसकर्मी आम जनता से दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सभी जिलों के DIG और SP को आदेश दिया था कि थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी जनता से अच्छा व्यवहार करें। इसके लिए राज्य के सभी थानों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराधी, SC ST, मानव तस्करी और महिला अपराध से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। किसी भी पीड़िता का आवेदन मिलने पर उसकी शिकायत को बिना देरी के दर्ज किया जाए, चाहे मामला किसी भी क्षेत्र का हो। डीजीपी ने यह भी कहा कि अगर कोई थाना प्रभारी आम जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देता तो लोग अपनी शिकायतें बड़े अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। अधिकारियों को इस तरह की व्यवस्था बनाने का निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के कई जिलों का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच। झारखंड इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। 24 में से 19 जिले ऐसे हैं जहां का सबसे कम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच है। रांची जिले का कांके और मैक्लोडगंज में ठंड शिमला के बराबर पहुंच गया है। कांके का न्यूनतम तापमान जहां 3.3 डिग्री है, वहीं मैक्लोडगंज का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री है। मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को देखते हुए राज्य के 7 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, रामगढ़, बोकारो तथा चतरा जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही राज्य के करीब करीब सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। रविवार को शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड चाईबासा में पड़ी। वहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं डाल्टनगंज का तापमान भी 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कड़कड़ाती ठंड के कारण कांके और मैक्लोडगंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को जमी हुई ओस की बूंद दिखी। ओस की वजह से जमीन में बर्फ की चादर सी दिखने लगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिन तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दिन और रात का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। 15 से 18 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रहेगा। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के पास की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यह जमीन 60 से 70 साल से अधिक समय से कब्जे में थी, जहां स्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बने हुए थे। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बुलडोजर की मदद से सभी मकानों को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ समय के लिए हटिया स्टेशन रोड से HEC चेक पोस्ट तक ट्रैफिक जाम लग गया। इस इलाके में बने सभी अवैध निर्माण, जिसमें मकान और दुकानें शामिल थी, पूरी तरह से तोड़ दिए गए। रेलवे ने अवैध कब्जा हटाने से पहले नोटिस दिया था। शुक्रवार की शाम को माइकिंग करके लोगों को अपनी दुकानें और घर खाली करने के लिए कहा गया। हालांकि ज़्यादातर लोगों को शनिवार को इस स्तर की कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। सुबह से ही पुलिस और अधिकारी मौके पर मौजूद थे और मजिस्ट्रेट के पहुंचते ही अभियान शुरू हो गया। इस कार्रवाई का मकसद बिरसा चौक पर बन रहे नए रेलवे ओवरब्रिज के लिए जमीन खाली कराना था।
नया ओवरब्रिज पुराना आरओबी से बड़ा है और इसके निर्माण में अवैध कब्जे पर बाधा बन रहे थे। इस अभियान में 32 अस्थायी दुकानें और 100 से अधिक अस्थायी घर तोड़े गए। कुछ लोग कार्रवाई के दौरान अपने घर और दुकानें खाली करने लगे, जबकि कई लोगों ने अतिरिक्त समय मांगा। देर शाम तक सभी अवैध निर्माण हटा दिए गए। एक देश एक चुनाव संशोधन विधेयक कल लोकसभा में होगा पेश। एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को गुरुवार को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और लोकसभा या विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग होने की स्थिति में उस कार्यकाल की शेष अवधि के लिए भी चुनाव होगा। जेटेट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब अभ्यर्थियों की परीक्षा में वे सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कटऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा को लेकर फिर से जैक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाटनपुर पहुंचकर रविन्द्रनाथ महतो के दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के पैतृक गांव पाटनपुर पहुंचे। शनिवार शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से बाघमारा स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां से वह सीधे स्पीकर के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री व उनकी धर्मपत्नी ने विधानसभा अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय गोलक बिहारी महतो के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं उनका नमन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता एवं परिजनों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री एवं उनकी पत्नी ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी एवं हर विपत्ति में साथ रहने का वचन दिया। कल्पना सोरेन ने परिवार के एक महिलाओं से मिलकर उनके परिचय प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थे। मौके पर उपायुक्त कुमुद सहाय, एसपी एहतेशाम वकारीब, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार समेत कई स्थानीय लोग मौजूद थे। गोड्डा प्लांट से घरेलू आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। बांग्लादेश में हाल में हुई घटना के बावजूद अडानी पावर के गोड्डा स्थित प्लांट से निर्बाध रूप से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जा रही है। वहीं भारत सरकार ने दूसरे देशों के लिए बनाए गए डेडिकेटेड पावर प्लांट को आवश्यकता तो पड़ने पर घरेलू आपूर्ति की भी अनुमति दे दी है। इधर बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अडानी पावर के अब बैकअप प्लान में जुट गया है। वर्तमान में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है। यह पूरी बिजली बांग्लादेश को दी जाती है। इसके लिए गोड्डा से बांग्लादेश तक के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है, पर अब घरेलू यानी कि भारत में ही आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन लाइन अडानी बनाएगा। इधर बांग्लादेश पर अडानी बकाया बढ़ता जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि अडानी पावर प्लांट द्वारा बांग्लादेश को 90 से 100 मिलियन डॉलर की बिजली प्रति माह दी जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश भुगतान में पीछे है। इस कारण बकाया 800 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। ओडिशा के लापता युवकों की खोज में गुदड़ी के जंगल में 4000 जवानों का सर्च ऑपरेशन शुरू। पश्चिम सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्र गुदड़ी प्रखंड में बीते 10 कार्य दिनों में आधा दर्जन उग्रवादियों की कथित तौर पर सेंधरा किए जाने और गोयलकेरा से लापता ओडिशा के 2 युवकों के मामले में पुलिस को अब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जिला पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान तेज कर दी है। गुदड़ी प्रखंड व आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना के मुताबिक गुदड़ी प्रखंड की दुर्गम पहाड़ियों में चारों दिशाओं से करीब 4000 से अधिक जवान घुस गए हैं, जिसमें जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ और जगवान के जवान भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार लापता युवकों के साथ स्कॉर्पियो को क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है। ऐसे में पुलिस पास के दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर रही है। इस वजह से गुदड़ी और आसपास के क्षेत्रों में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। हालांकि पुलिस प्रशासन खेलकूद व रात्रि चौपाल के माध्यम से शांति बहाल करने के प्रयास में है।
कोइलकेरा थाने में बीते 12 दिसंबर को उड़ीसा के 2 युवकों के लापता होने की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस संबंधित गांवों पारा तस्माय तमसाय औरंगो हिलिंग हस्ता कुमांग खुटपाय आदि में छापेमारी कर रही है। इसके लिए आनंदपुर, कोइलकेरा, गुडरी व सोनमा थाना के पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया है। देवघर जिले में आज से शुरू होगी धान की खरीदारी। बनाए गए 31 केंद्र। वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य के अनुरूप 15 दिसंबर से देवघर जिले में धान की खरीदारी शुरू होगी। किसानों का धान खरीदने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 31 केंद्र का चयन किया गया है। उक्त जानकारी डीसी विशाल सागर ने दी। उपायुक्त ने सभी बीडीओ, सीईओ एवं संबंधित नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पैक्सों के संचालित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में खरीदारी की 100% मॉनिटरिंग करें। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर व 100 रुपये बोनस के रूप में दिया जाएगा। कृषकों को धान बेचने में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य व बोनस की जानकारी देने के लिए आपूर्ति कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। उपायुक्त ने खरीदारी में बिचौलियों की सक्रियता पर विशेष निगरानी रखे ताकि किसान धान बिचौलियों के माध्यम से न बेचकर अधिक से अधिक संख्या में अपने धान की बिक्री अपने नजदीकी केंद्र में करें। गुमला जिला प्रशासन ने छात्राओं से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन की अपील। जिला प्रशासन गुमला ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग व नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत संचालित तथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित व अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के अध्ययनरत सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाना है। यह योजना बालिकाओं के शैक्षिक व सामाजिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अतः जिन बालिकाओं ने अब तक अपने विद्यालयों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे शीघ्र आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सके। सीजीएल के रिजल्ट में धांधली का आरोप। देवघर में भाजयुमों ने राज्य सरकार का पुतला जलाया। जैसे से सीजीएल परीक्षा रिजल्ट में धांधली व राज्य सरकार के युवा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को टावर चौक के पास राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष आशीष दुबे ने बताया कि हेमंत सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली का मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार के इशारे पर आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। भाजयुमो राज्य के युवाओं के इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से सदन तक हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। युवा मोर्चा इस धांधली की सीबीआई जांच की मांग करती रही। मौके पर जिला महामंत्री आदेश भैया समेत कई लोग मौजूद थे। 10 एकड़ में लगी अफीम की खेती को पुलिस ने किया नष्ट। झारखंड बिहार के सीमांत घने जंगल अंजन, मूर्तिया और कबिलास में 10 एकड़ वन भूमि पर लगी अफीम की खेती को शनिवार को ट्रैक्टर से रौंद कर नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में की गई। छापेमारी दल को देखते हुए अफीम के अवैध कारोबार में लगे लोग जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। बताया गया कि अफीम की खेती का सूचना प्रशासन को मिली। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश कर रहे थे। इसके बाद अफीम की खेती नष्ट करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई वरीय अधिकारियों की सूचना पर की गई है। बताया गया है कि अफीम की खेती करने वालों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ज्ञात हो कि विधायक मनोज यादव ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान चौपारण के जंगली क्षेत्रों में अफीम की खेती होने का मामला उठाया था। चौपारण पुलिस ने लगातार 2 दिनों तक अफीम की खेती के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इसके पूर्व अहरी के जंगल गहरे जंगल में 5 एकड़ वन भूमि पर अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है। छापेमारी में थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश, एसआई रतन टुडू, बादल महतो, रामू महतो, वनकर्मी जैनेन्द्र कुमार, कुलदीप कुमार महतो, दीपक यादव, नरेश यादव समेत कई पुलिस जवान शामिल थे। अब विश्वविद्यालय नहीं करा सकेंगे पीएचडी प्रवेश परीक्षा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय समेत कोई भी विश्वविद्यालय अब अलग से पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं करा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी के नामांकन के नियमों में बदलाव कर दिया है। पीएचडी में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा पास करनी होगी।
यूजीसी के नए नियम के अनुसार नेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य माने जाएंगे। नए नियम के अनुसार जिन उम्मीदवारों का नेट परीक्षा में अधिक परसेंटाइल होगा उसे श्रेणी 1 में रखा जाएगा। ये अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ और पीएचडी करने के लिए योग्य माने जाएंगे। अधिक परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी को पीएचडी में दाखिले के लिए सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। इसी तरह श्रेणी के 2 के तहत मध्यम परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों को रखा जाएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के योग्य माने जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है नेट परीक्षा में सबसे कम परसेंटाइल पाने वाले उम्मीदवारों का। इन्हें श्रेणी 3 में रखा जाएगा और ये सिर्फ पीएचडी में दाखिले के योग्य माने जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा, झारखंड में लूट की सरकार बनी हुई है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चतरा कॉलेज के सामने स्थित मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा सह अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। देश तभी विकसित होगा जब राज्य, जिला, प्रखंड व पंचायत विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, जो जीतने के बाद अपने विकास की चिंता करती है। 5 साल तक राज्य को लूटने वाले ही पुनः सत्ता में आए हैं। मेरे पिता रामविलास पासवान का सपना था कि विकसित झारखंड बने, यहाँ के लोगों को रोजगार और शिक्षा के लिए दूसरे देश प्रदेश नहीं जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता के अधूरे सपनों को पूरा हुआ विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चतरा विधानसभा की जनता ने हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताया है, उसके लिए हम आभारी हैं। चतरा के हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मौके पर जमुई सांसद अरुण भारती, विधायक जनार्दन पासवान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान व प्रवक्ता कुमार सौरभ मौजूद थे। 18 दिसंबर से मिलना शुरू होगा 2500 रुपया मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में संपन्न चुनाव के पूर्व आचार संहिता लागू होने तक योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या 59 लाख थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गठित होने के 15 दिनों के अंदर ही योजना के पंजीकृत लाभुकों की संख्या बढ़कर 64 लाख से अधिक हो गई है। 3 दिसंबर तक मैया सम्मान योजना के कुल लाभुकों की संख्या 64,62,000 थी। इनमें से 53,65,354 लाभुकों के योजना के तहत सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। दिसंबर महीने से इन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वालों को चिन्हित कर राशि भी वसूली जा सकती है। समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में किसी भी रूप में काम कर रहे कर्मी का परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा किसी भी तरह का पेंशन पाने वाले व आयकर अदा करने वाले का परिवार भी योजना का लाभुक नहीं हो सकता है। क्रेडिट कार्ड में इनाम का झांसा देकर 24,496 रुपये की निकासी। देवघर जिले के सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के खिजुरिया मगंडिहा गांव निवासी एक महिला को क्रेडिट कार्ड में इनाम का झांसा देकर उसके अकाउंट से 24,496 रुपये की अवैध निकासी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उक्त पीड़ित महिला खैरून बीबी मामले की शिकायत देने साइबर थाना पहुंची। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन पहले उसे क्रेडिट कार्ड मिला था। क्रेडिट कार्ड रिसीव करने के बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को क्रेडिट कार्ड अधिकारी बताते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड के एवज में उसे 5,000 रुपये का इनाम मिला है। इनाम पाने के लिए उससे कुछ जानकारी मांगी गई। बातचीत के क्रम में खैरून को झांसे में लेकर कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसके अकाउंट से उक्त राशि की निकासी कर ली। अवैध तरह से रुपये निकासी किए जाने के बाद पता चला कि पीड़िता ने साइबर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए वापस कराने की मांग की। वहीं महिला ने साइबर थाने की पुलिस से आरोपित को चिन्हित करते हुए कार्रवाई का भी